we are talking about Emile Durkheim. Emile Durkheim is a scientist of sociology. ठीक है, सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने जाना समझा। ये फ्रांस के थे और इनकी पैदाइश हुई 1858 में और इनकी मृत्यु होती है 1917, यानी 1858-1917 का काल है इनका। ये सोशियोलॉजी के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक अप्रोच दिया। अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी जैसे बच्चे को पाला और जब चलता फिरता बना सोशियोलॉजी तो अगस्ट कॉम्ट की मृत्यु हो गई। तब एक नया साइंटिस्ट जन्म लिया, वो है इमाइल दरखाइम। इमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट कौन कौन है आप बताएंगे? सामान्यता, बाध्यता, बाह्यता। वो तो सोशल फैक्ट का है ना, तो एक है सोशल फैक्ट, ठीक बोल रहे, वो उसका कैरेक्टर है। किन किन चीजों पे बात किया उन्होंने? तो इमाइल दरखाइम ने बात किया है सोशल फैक्ट पे, जो पिछले दिनों आपको बताया गया है। इमाइल दरखाइम ने बात किया है ग्रुप रिप्रेजेंटेटिवनेस पे, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और बात किया है ग्रुप कॉन्शसनेस पे, सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं और सामूहिक चेतना कहते हैं। ये टॉपिक है, इन पे उन्होंने काम किया है। इमाइल दरखाइम ने काम किया डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे, श्रम विभाजन, समाज में श्रम विभाजन, इस पे उनका मतलब एक बुक भी है, इसी पे उन्होंने रिसर्च किया था। 1893 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो आप इसको दोबारा सुन करके आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? उन्होंने दूसरी किताब लिखी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। उन्होंने एक किताब लिखी सुसाइड जानते हैं ना, आजकल बहुत हो रहा है, बड़े बड़े एक्टर सुसाइड किए। एक एक्टर है बहुत मशहूर, उसने किया तो पूरा भारत ही 2 महीने, ठीक है, लगा रहा सुसाइड की खोजबीन में। अल्टीमेटली पता चल गया सुसाइड क्यों हुआ, ये आप बताएंगे। तो 1897 में उन्होंने एक किताब लिखी ली सुसाइड का मतलब सुसाइड लेना नहीं, फ्रेंच भाषा में दी को ली कहते हैं, तो आप समझे ली सुसाइड, दी सुसाइड, ठीक है, एक्चुअली दी सुसाइड। अब हम आपको, चूंकि पिछले दिनों हमने बात किया था सोशल फैक्ट पे, सोशल फैक्ट के 3 कैरेक्टर है, आप पिछली वीडियो आप देख लेंगे, सोशल फैक्ट उसमें है एक्सप्लेन किया हुआ। और मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप IAS या नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो सारी वीडियो अवेलेबल है, अब आपके लिए दिक्कत नहीं है। और 1 बाय 1 करके अगर आप सबको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने सोशल फैक्ट पे बताया था आपको, ये हर चीज को, समाज की वस्तु को सोशल फैक्ट मानते हैं। अभी इस पे चर्चा नहीं करनी है और आप देख लेंगे उससे पहले की वीडियो। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार का कलेक्टिव कॉन्शसनेस है। अभी जस्ट बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधान का कंसेप्ट दिया कि समाज में सामूहिक प्रतिनिधान होता है, ये सामूहिक चेतना का प्रतिनिधि है, सामूहिक चेतना का प्रतिनिधि सामूहिक प्रतिनिधान है। और ये कैसे है मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे किसी भी वस्तु, जो सामाजिक वस्तु है, उसके बारे में आपकी यूनिटी होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप सबका उस पर मतैक होता है, यूनिवर्सलिटी होती है, उसमें एक्सेप्टेंस होता है। जैसे सपोज हम कहते हैं कि सारे हिंदू मानते हैं कि भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, सही, तो भगवत गीता रिप्रेजेंट कर रही है, कलेक्टिव रिप्रेजेंट, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। It is the representation of Hindu religion, a Hindu person, Bhagavad Gita. In the same way, whenever we are talking about Quran Sharif, Quran Karim, so what is Quran? Every Muslim accept it is the God's words और एक sacred book है मुसलमानों के अनुसार। तो सारे मुस्लिम इस बात को स्वीकार करते हैं
कि कुरान धार्मिक ग्रंथ है मुसलमानों की, यहाँ पे यूनिटी है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव कंसियसनेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आप समझिए, सपोज के हम ये कहते कि ये कलम मेरा है, तो वेन एवर वी से दिस इज माई पेन, व्हाट डज इट मीन? जस्ट इट मीन कि इट इज माई रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड? ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कलम मेरा है और मेरी चेतना को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे दिमाग में है कि ये कलम मेरा है। फलां कार ना कहते ये वाली मेरी कार है, तो आपके दिमाग को ये। लेकिन जैसे हम बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की, तो ये पूरे हिंदू धर्म को, पूरे हिंदू व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और कलेक्टिव कंसियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअल कंसियसनेस है हर एक व्यक्ति की, समाज में इतने व्यक्ति हैं, समझो इतने लोग भारत में रहते हैं, करीब करीब 1 अरब लोग, और 1 अरब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो ही इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कलेक्टिव कॉन्शियस पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसी तरह जैसे मान लो कि हम सब लोग ये मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि भारत का संविधान है और उसके आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता, सब लोग कानून के सामने बराबर है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियन कॉन्शियसनेस, देन इट इज इंडियन कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा ग्रुप रिप्रेजेंटेशन हो गया, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए ना। अब मैं थोड़ा और दूसरे उदाहरण से, कई उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी है तो घर का हर फर्द मानता है कि ये पिताजी है, एक्सेप्टेंस। और पिताजी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके माइंड को, कॉन्शियसनेस को, कि ये हमारे पिताजी हैं। अब इमाइल दरखाइम इस बात को, क्योंकि इमाइल दरखाइम जब भी किसी टॉपिक की बात करते हैं तो सामाजिक तथ्य की बात करते ही हैं। वो कहते हैं कि इनमें सामाजिक तथ्य की 3 विशेषता होती है, और जिस चीज में भी सामूहिक चेतना होती है उसमें 3 विशेषता होती है। सामान्यता, जनरलिटी। सपोज कि जिस तरह से आपके पिताजी हैं तो उसी तरह से आपके दूसरी बहन या भाई के भी पिताजी वो सेम वे में है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्यादा है आपके और उनके थोड़ा कम है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जितने आपके पिताजी हैं उतने ही उनके पिताजी हैं, सेम। उसी तरह भगवत गीता जितना आपका है उतना ही उनका है। उसी तरह कुरान बाइबल जितना आपका है उतना उनका है। उसी तरह भारतीय संविधान जितना आपका है, यानी सामान्यता है, जनरलिटी है, ये सबके लिए एक जैसा है। दूसरा कैरेक्टर है कांस्टेंट, बाध्यता, दबाव, प्रेशर। आप पे एक दबाव बनता है कि आप उसको उसी रूप में माने जो जिस रूप में वो है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता का आधा तो मैं मानूंगा और आधा नहीं मानूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि वर्णाश्रम व्यवस्था में जो 4 वर्ण है मैं 4 नहीं 3 ही मानता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 आश्रम में नहीं भैया, मैं तो 2 ही को मानता हूं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। मैं न वानप्रस्थ में जाऊंगा न संन्यास में, ठीक है, क्योंकि आपको मानने के लिए बाध्यता है। सपोज आप अगर एक हिंदू हैं, हिंदू व्यक्ति हैं, तो आपको हिंदू धर्म में ये हाँ, आपको मानना पड़ेगा कि भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। आपको मानना पड़ेगा, हिंदू धर्म के व्यक्ति मानते हैं कि श्री राम उनके बहुत खास हैं, है कि नहीं। अगर आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं तो आपको मानना पड़ेगा मोहम्मद साहब आपके खास हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके नॉर्म्स, उनके तौर तरीकों को, श्री राम के तौर तरीकों को आप मानेंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं हिंदू हूं लेकिन मैं सपोज के श्री राम को नहीं मानता। या आप कहेंगे कि आप मुस्लिम हैं और हम
अल्लाह को नहीं मानते तो चलेगा? नहीं चलेगा। दबाव है। जब आप एक घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पापा को पापा कहते हैं, एक तो यह कि पापा को पापा कहना पड़ेगा और पापा जो बोल रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, खाली नहीं चलेगा ये सब, ठीक है? दबाव। तीसरा कैरेक्टर एक्सटेरियोरिटी, बाह्यता। इसका एक कैरेक्टर है कि पापा आपका होते हुए भी आपका पापा नहीं होता है, वो आपके कैरेक्टर से बाहर होता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ये वाला थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपका आपके पापा पे कंट्रोल है क्या? अपना कंसियसनेस है ना उनका। जैसे भगवत गीता आपका है ना, कुरान आपका है ना। आप क्या कुरान और भगवत गीता में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? समझ में आई बात? आपका होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपने एक कलम खरीदा, दुनिया की सारी कलम खरीद लीजिए और सारी कलमों का नाम क्या आप कॉपी रख सकते हैं? नहीं, ये तो मेरा है, अब मैं इसको कॉपी कहूं, मेरी मर्जी, चलेगा? क्योंकि बाध्यता भी है और आपके कैरेक्टर से बाहर है। समझ आ रही बात? तो कुछ चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका होते हुए भी। जैसे आपकी आंखें हैं, लेकिन आप बोलते हैं मैं आंख को कान कहूं, आपका होते हुए भी आप आंख को कान नहीं कह सकते, क्योंकि आपका है ना। जब आप अपने आंख को कान नहीं कह सकते तो पापा को मम्मी कैसे कह सकते हैं? तो भगवत गीता में परिवर्तन कैसे कर सकते? तो श्री राम को आप कैसे नहीं मानेंगे? बात समझ में आई? आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया? सामूहिक चेतना क्या है? सामूहिक चेतना में स्वीकृति जरूरी है यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच से, और सभी समूह की चेतना है वो प्रतिनिधि जो जिस पे समाज की यूनिटी होती है। अब बोलते हैं ना भारतीय समाज में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। कैसे? क्योंकि हमारी सामूहिक चेतना है। कोई किसी भारतीय को गलत बोलेगा, मान लो कोई विदेशी अमेरिकन, आपको अच्छा लगेगा? वो भारतीय कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किसी ईसाई को भारतीय को बोले कि तू केरल में रहता है और वो अच्छा मुल्क नहीं है, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपकी चेतना है कि हमारा मुल्क सबसे अच्छा है, ठीक है? तो आपकी है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शसनेस। सारे जहां से अच्छा कौन कह रहा है? फॉर हुम? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके लिए है? हमारे लिए। आप जब क्या कह रहे कि प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के कौन? वो कौन है? हम भारत के, हम कौन है? हम भारतीय जनता, हम सब भारत के नागरिक। हमारे भारत के नागरिक को अगर कोई विदेशी गलत बोलेगा तो आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारी सामूहिक चेतना है। तो सामूहिक चेतना का रिप्रेजेंटेटिव है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से अगर माइल्डर खैम कहते हैं। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में भी आप कर सकते हैं, और साथ साथ में आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आप, ताकि हाँ, और कोई अगर आपका खराब हो गया किसी भी मशीन का तो वो चलेगा नहीं। किसी व्यक्ति का, सावियों का क्या होता है, व्यक्ति का एक आंख खराब है तो वो किताब पढ़ सकता है कि नहीं? पढ़ सकता है। एक पांव से टूटा हुआ है, वो चल सकता है कि नहीं? लाठी के सहारे चल सकता है। कोई भी मशीन लाठी के सहारे, आपके घर का मोटर खराब हो गया है, लाठी के सहारे चला सकते हैं आप? मशीन का ये फर्क, मशीन का एक चीज खराब हुआ तो पूरा मशीन काम करना। तो आप समझिए, अब फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। दुर्खिम क्या कहना चाहते हैं श्रम विभाजन में? दुर्खिम आपको ये बता रहे हैं श्रम विभाजन क्यों होता है, श्रम विभाजन मतलब कैसे सोसाइटी में हुआ, सोसाइटी का नेचर कैसे बदला मैकेनिकल से ऑर्गेनिक की तरफ,
श्रम विभाजन होने की वजह बताते हैं उनको। आखिर उन्होंने क्यों स्टडी किया? यूनिटी जानने के लिए। अब आपको थोड़ा सा इस बात को समझिए जो हमने बहुत फोकस किया था, सॉलिडरिटी, यूनिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाली सोसाइटी में जहां श्रम विभाजन कम है, यूनिटी बनी रहती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है, सामूहिक चेतना होती है। और एक चाचा को अगर किसी ने कोई कुछ बोल दिया तो पूरा भतीजा आ गया, कितनी यूनिटी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना, बट वो कहते हैं आज की यूनिटी भी अलग है। आज है डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमको तोड़ता नहीं है, ये जोड़ता है। कैसे? आज आप डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, लेकिन तीनों एक दूसरे से आवश्यकता से जुड़े हुए। डॉक्टर को इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर को प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इंजीनियर को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए समाज में तनाव नहीं आएगा, यूनिटी बनी रहेगी, सब एक दूसरे का सम्मान। वहां तो सम्मान कर रहे थे उस सोसाइटी में क्योंकि सब लोग अपने थे। अब यहाँ तो स्पेशलाइजेशन हुआ, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो ऐसे तो तानाशाही आ जाती, लेकिन इंजीनियर साहब को डर है कि अगर मेरी तानाशाही आ गई तो इलाज कराने कहाँ जाऊंगा। अगर तो यूनिटी नहीं, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर में दुर्खिम कहना चाह रहा है कि इससे सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है। क्या बोलना चाह रहा है? सॉलिडरिटी बढ़ती है। अगर किसी को ये डर है कि आज के जमाने में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई और डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, तो लोग टूट गए हैं, ये एक गलत फहमी है। इसी बात को साबित करने के लिए इमाइल दरखाम कह रहे हैं कि यूनिटी बढ़ी है, यूनिटी घटी नहीं है। अब बात समझ में आई? ये था। लेकिन इमाइल दरखाम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, एक होता है एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, असाधारण। अब मान लो नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और बहुत ज्यादा पिक पे स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे फिर सुसाइड एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात करते हैं। लोग नियम विहीन हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते, बहुत अलग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनोमिक हो जाते हैं, नियम को नहीं मानते। कई बार सुसाइड करने का भी मौका आ जाता है, बहुत स्पेशल है वो, तो वो समाज से कट गए। ठीक है, तो समाज से खुद ही जुड़ नहीं पा रहे, एक्सट्रीम पे जाकर के ऐसी बात करते हैं। यही वजह है कि दुर्खिम भी सुसाइड की भी बात करते हैं। सुसाइड भी उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक किताब का नाम है ली सुसाइड। बहरहाल वो मैं दूसरे दिन चर्चा। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सोशल सॉलिडरिटी, ए कॉन्सेप्ट ऑफ इमाइल दरखाम. Imail Durkheim has given a concept, social solidarity, in his book Division of Labor in Society in 1893. 1893 में इमाइल दरखाम ने एक पुस्तक लिखी थी, आपको पता होगा, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उनकी पहली पुस्तक है जो उनके रिसर्च पे बेस्ड थी। इमाइल दरखाम जानना चाहते थे कि समाज में एकता कैसे बनी रहती है, समाज में एकता कैसे बनी रहती है, सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक एकता। इमाइल दरखाम कहते हैं कि समाज में एकता यानी सामाजिक एकता दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? एक होती है मैकेनिकल सॉलिडरिटी और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी का मतलब हो गया यांत्रिक एकता और दूसरा है सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में समाज एक मशीन की तरह होता है। समाज कैसा होता है? ये पूर्व के सरल समाजों की बात कर रहे हैं इमाइल दरखाम। और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में इमाइल दरखाम कहते हैं कि समाज एक जीव जंतु की तरह होता है, एक सावयव की तरह होता है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। समझ में आ रही बात? और इन दोनों में वो डिफरेंस बता रहे हैं कि ये एक सरल समाज है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या है? जटिल समाज है। यांत्रिक समाज में श्रम विभाजन नहीं होता है। यांत्रिक समाज में जनसंख्या कम होती है। जैसे पुराना समाज, प्राचीन समाज, आज से सैकड़ों साल पहले समाज कैसा था? सरल था ना? उस समाज की बात कर रहे हैं इमाइल दरखाम। उस समय समाज क्या था? सरल था, सिंपल सोसाइटी की बात हो रही। सिंपल सोसाइटी में जनसंख्या
कम होती है या ज़्यादा? कम। वेरी गुड। कम जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या कम होती है तो आवश्यकता लोगों की कम होती है या ज़्यादा? कम। जब जनसंख्या कम होगी तो ज़रूरत कम होगी। जैसे मान लो रोटी चाहिए, तो जनसंख्या कम है उस समाज में। मान लो गेहूं चाहिए, तो उस समाज में, उस गांव में जनसंख्या कम है, तो जाहिर सी बात है दाना पानी भी कम चाहिए, तो दुकान भी कम चाहिए, हर चीज़ कम चाहिए। आज से 50 साल पहले कितनी दुकानें थी? आप अपने पापा से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि चौक पे एक दुकान थी, कोई भी चौक पे। 50 साल पहले दादाजी बताएंगे, जब पापा जी छोटे थे या पापा भी नहीं थे, इमेजिन कीजिए 50 साल पहले, उस समय आपको बताएंगे कि पूरे एक ब्लॉक में 4 दुकान थी, वहाँ जाते थे और वो काम करते थे। कितना सरल। तो जनसंख्या कम थी, आवश्यकता कम थी, तो आवश्यकता कम थी तो सबकी आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती थी। किस सोसाइटी में? यांत्रिक समाज में। तो आवश्यकता कम थी तो श्रम विभाजन नहीं था। भाई एक चीज़ बताइए, प्रोडक्शन की ज़रूरत है, खूब बाइक बनाना है तो आप बाइक बना दीजिएगा, चलाने वाला भी तो चाहिए। आपने चश्मा की दुकान खोल ली, लेकिन चश्मा पहनने वाला ही नहीं है उस समाज में, तो होगा? तो वहाँ तो जनसंख्या ही कम है। अब आज भी आप चले जाइए रूरल एरियाज़ में, पहाड़ों में, जिस गांव में 4 घर है, देखा होगा ना आपने ऐसा गांव, वहाँ कोई जाके मोटरसाइकिल का कारखाना खोल दे, बहुत बड़ा शोरूम, चलेगा वो? वही 4 घर है, तो क्यों खोलना है? तो प्रोडक्शन नहीं होगा उस समाज में। सरल समाज है, ठीक है, जनसंख्या कम है, आवश्यकता कम है, तो विशेषीकरण भी नहीं है वहाँ पे। वैसे समाज में क्या होता है, एक ही आदमी डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, प्रोफेसर भी होता है, वही हकीम साहब हैं, वही वैद्य साहब हैं, वही जो है ना क्या कहते हैं, चप्पल भी बनाते हैं, जब चप्पल टूट जाता है कौन? वही डॉक्टर साहब उस समाज में। क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा काम करते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। अब 50 साल पहले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ऐसे थोड़ी होते थे, वो अमेरिका वगैरह में होते होंगे। मतलब इस तरह से स्पेशलाइजेशन नहीं था। आज जो है प्रोफेसर भी हैं तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ये प्रोफेसर हैं तो ये विभाग है। समझ रहे हैं बात को? तो स्पेशलाइजेशन का दौर नहीं था, वो कहते यांत्रिक समाज में सब लोग मिलजुल कर काम करते थे और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन था, सामूहिक चेतना था। क्या था? सामूहिक कॉन्शसनेस था, कलेक्टिव कॉन्शसनेस था। सब लोग एक जैसा काम करते थे और एक की गलती समाज की गलती मानी जाती थी। समझिए इस चीज, इट इज कॉल्ड सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। आज एक की गलती समाज की गलती नहीं मानी जाती है। उस वक्त में दमनकारी कानून था। आता है ये क्वेश्चन नेट में, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि रिप्रेसिव लॉ था, कानून था दमनकारी। दमनकारी कानून क्या होता है? जैसे को तैसा का सिद्धांत। जैसे को तैसा मतलब टीट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने 2 थप्पड़ मारा तो उसको भी 2 थप्पड़ मारा जाएगा पंचायत में। तो अगर उसने आंख निकाल लिया तो उसकी भी आंख निकाली जाएगी पंचायत में। इट इज कॉल्ड जैसे को, इट इज कॉल्ड रिप्रेसिव लॉ। दमनकारी उस समय में थी। ये क्वेश्चन आता है, नेट में आता है। तो जैसे समाज में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन क्यों होता है? इमाइल डर्कहाइम कहते हैं जनसंख्या बढ़ती है। जैसे जनसंख्या बढ़ी, खूब जनसंख्या बढ़ गई, तो अब जितना अनाज होता था वो कम पड़ गया, वो तो ज़रूरत से कम पड़ गई। तो आवश्यकता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी। लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। आवश्यकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो श्रम विभाजन आएगा। लोगों के लिए नए नए विशेषीकरण आएंगे, नई नई चीज़ें होंगे, दुकानें खोलेंगे, इंडस्ट्री स्थापित होगी, जो आज का समाज है। सोसाइटी
मैकेनिकल से ऑर्गेनिक हो गया। ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जटिल समाज है, समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, समाज में जनसंख्या अधिक होती है, समाज में श्रम विभाजन होता है, साथ साथ में विशेषीकरण होता है। अब भाई डॉक्टर साहब हैं, पहले होता था डॉक्टर, अब होता था डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर में किस चीज के डॉक्टर हैं? स्पेशल हो गए, आई स्पेशलिस्ट, ENT होते हैं, ईयर नोज और थ्रोट, है कि नहीं, या आर्थ्रोपेडिक्स। तो डॉक्टर में भी, अब इंजीनियर हैं तो कौन से वाले इंजीनियर हैं? मैकेनिकल, ठीक है, कंप्यूटर, तो स्पेशलाइजेशन का दौर हो गया। पहले क्या था, थोड़ा पहले 20 साल पहले जाओ, इंजीनियर, बस इंजीनियर, स्पेशलाइजेशन बना। पहले क्या था, सिर्फ MBA 20 साल पहले MBA था बस। अब MBA है तो आपका कौन सा, मतलब ये है, एरिया है, उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है? MBA में क्या है स्पेशलाइजेशन? ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, तो मतलब डिफरेंट आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में, सावयव समाज में, सावयव एकता में, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्पेशलाइजेशन के थ्रू। जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियर साहब इंजीनियर वाला काम करेंगे, और मास्टर साहब पढ़ाएंगे, तीनों एक दूसरे की आवश्यकता से जुड़े हुए हैं। इस तरह से समाज जुड़ गया। So today we are going to know about the religion. Whatever Emile Durkheim has been told about religion and function of religion. What is religion according to Emile Durkheim? Emile Durkheim फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, आप सबको पता है। Emile Durkheim का धर्म के बारे में क्या विचार है, और आम तौर पे Emile Durkheim किस बात को लेकर के चलते हैं? आम तौर पे Emile Durkheim क्या बोलते हैं? सामाजिक तथ्य की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं समाज शास्त्र में किस चीज का अध्ययन करना चाहिए? सोशल फैक्ट का, ठीक है, सामाजिक तथ्य का। और सामाजिक तथ्य की कितनी विशेषता बताते हैं? कौन कौन? बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, एक्सटेरियोरिटी, कांस्टेंट एंड जनरलिटी, या सामान्यता, बाध्यता और बाह्यता। वो सब के लिए सामान्य होता है, वो सब के लिए बाध्य होता है, और सबके व्यक्तित्व से स्वतंत्र होता है, बाह होता है। जैसे सपोज के हिंदू धर्म का 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में होते हुए हर एक हिंदू के लिए 4 ही आश्रम है, सामान्य है, ठीक है। और कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं 3 ही को मानता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको चारों आश्रम को मानना पड़ेगा। और कोई कहता है कि मेरा है हिंदू धर्म, मैं इसको 4 नहीं मैं इसको 5 कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है, ये आपके बस से बाहर है। मैं और भी साधारण एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे कोई पेन है, सपोज, थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट है, ये मान लिया कलम है, तो इस कलम में इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी को अगर आप फिट करें सोशल फैक्ट के रूप में, ये एक तथ्य है, ये तथ्य है कि ये कलम है। तथ्य वो होता है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कोई इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई एक व्यक्ति का विचार नहीं है। ये कलम है कि नहीं, एक व्यक्ति का विचार है, ये सत्य है। अब ये सत्य है तो 3 विशेषता इसकी क्या है कि सब के लिए सामान्य है। कोई कहेगा नहीं मेरे लिए कलम है, तेरे लिए कॉपी है, या मैं इसको कलम नहीं मैं तो कॉपी मानता हूं, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कलम है और सोशल फैक्ट है सबके लिए। हालांकि फिजिकल फैक्ट है, लेकिन सोशल फैक्ट से हम रिलेट, इवन कोई भी फिजिकल फैक्ट या सोशल फैक्ट ही हो जाता है बाद में। इमेजिन करो कि जैसे हम बोलते हैं घोड़ा, तो दिमाग में सबके एक ही बात आती है, कोई शेर भी समझ रहा है घोड़ा को, एक ही है ना, जनरलिटी है,
जैसे हम बोलते हैं किसान, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कोई ये भी समझ रहे हो इसका मतलब गधा? सब समझ रहा है किसान। फीलिंग एक जैसी। और क्या ये फैक्ट है कि नहीं? किसान है कि नहीं है? जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट, समाज की चीज है ना स्टूडेंट, तो सामान्यता क्या है? क्या तुम में से कोई ये भी समझ रहा है कि कोई पागल होगा? स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझ रही है। ये वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पीठ पे एक बस्ता होगा और उसके पास कलम कागज किताब होगा, उसको स्टूडेंट कहा जाता है। ये फैक्ट है और जनरलाइजेशन है, सबके दिमाग में वही बात है। और स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझना है। कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट को कुछ और नहीं समझेगा। जैसे कलम को कलम ही समझेगा, और कलम समझना आपकी बाध्यता भी है। नहीं कोई कहे कि नहीं पूरी दुनिया का कलम भी, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स खरीद ले और कहे नहीं आज से अब सारी दुनिया का कलम चूंकि मेरा है तो मैं इसका नाम बदल दूंगा, चश्मा रख दूंगा। पॉसिबल है? क्योंकि ये बाध्यता है। मेरी बात समझ में आई? और एक्सटेरियोरिटी है, तुम्हारा कलम हो के भी कलम तुम्हारा नहीं है क्योंकि इसका नाम तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो। पूरी दुनिया का कलम खरीदने के बावजूद भी ये कलम तुम्हारा नहीं है ना। इन द सेम वे रिलीजन के बारे में भी वो कहते हैं, रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म है क्या। हमने आपको कई फंडामेंटल बेसिक बातें बताई है। जब भी आप कोई बात पर हैं तो कब, क्या, कहां, कैसे, क्यों, इन प्रश्नों पर ध्यान रखें। हाउ, व्हेन, व्हाई और कौन कौन सा है, व्हाट, वेयर। इन प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानते हैं उस टॉपिक पे तो आपको नॉलेज हो चुका होगा। तो धर्म क्यों? माल्डरखाइम ने सोचा धर्म की आवश्यकता क्या है, धर्म क्यों होना चाहिए, धर्म का महत्व क्या है, धर्म कैसे बना, धर्म से क्या फायदे हैं, धर्म है क्या। तो इमाम दरखाइम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि धर्म एक सामाजिक तत्व है। धर्म क्या है? एक सोशल फैक्ट है। रिलीजन भी, धर्म जो है इमाम दरखाइम के अनुसार एक सामाजिक तत्व है। तो जैसे धर्म एक सामाजिक तत्व है तो इसकी तीन विशेषता स्पॉन्टेनियसली है। क्या क्या तीन विशेषता है? सामान्यता, बाध्यता और बाह्यता। सामान्यता का मतलब हो गया सबके लिए धर्म समान है। धर्म के जो भी तत्व है, एलिमेंट हैं, वो सब पे समान कार्य करेगा। जैसे इस्लाम धर्म की मान्यता है कि अल्लाह एक है, तो कोई कहे नहीं मैं अल्लाह को दो मानता हूं, चलेगा काम? सबके लिए ये थ्योरी एक ही होगी। तो सब लोगों को ये मानना होगा, सारे मुस्लिम को मानना होगा कि अल्लाह एक है। उसी तरह इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लास्ट मैसेंजर है अल्लाह के। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर नहीं है और भी कई मैसेंजर आने वाले हैं, तो वो नहीं हो सकता। हम लोगों की मान्यता है मुसलमानों की कि मोहम्मद साहब आखिरी मैसेंजर है। जैसे मान लीजिए जितने ऊपर वाले ने इस्लाम की मान्यता के अनुसार 1,24,000 के करीब मैसेंजर दुनिया में भेजे हैं। उसमें हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, पूरी दुनिया में। अफ्रीका में जब पूरी दुनिया ईश्वर का है तो पूरी दुनिया में ईश्वर भेजेगा ना अपना प्रतिनिधित्व, कि सिर्फ अरब में भेजेगा या सिर्फ हिंदुस्तान में भेजेगा। तो जिस तरह से हिंदुस्तान में श्री राम पैदा हुए, महात्मा बुद्ध पैदा हुए, उसी तरह पूरी दुनिया में श्री राम जैसे लोग पैदा हुए। ये मानता है। समझ में आ रही बात? और सबका लगभग एक ही मैसेज है। मैसेज क्या है? कि ईश्वर एक है। तो ये सामान्यता है। और बाध्यता क्या है? कि भाई सबको ये बात स्वीकार करनी है। और बाध्यता ये है कि कोई व्यक्ति इसी में परिवर्तन इस सिद्धांत में नहीं कर सकता। इन द सेम वे हिंदू धर्म की अगर मान्यता है कि हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर
4 प्रकार के समझिए कि वर्ण है, और कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मैं वर्ण को नहीं मानता लेकिन हिंदू धर्म को मानता हूं, तो ये चीज नहीं चलेगा। जब आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको वर्ण को मानना पड़ेगा, ये सामान्य है। सबके लिए वर्ण के सिद्धांत को मानना ये जनरलिटी है, और मानना आप पे एक बाध्यता है और ये आपके बस से बाहर है। सपोज कोई व्यक्ति पंडित में पैदा हुआ और वो ये कहता है कि नहीं मैं ठाकुर हो गया हूं, ठीक है, हालांकि अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो जन्म के आधार पे वर्ण नहीं है, ठीक है, यहां समझने के लिए है ये बातें। उसी तरह से हिंदू धर्म में 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म के 4 आश्रम को नहीं मानता, हिंदू धर्म को तो मानता हूं लेकिन 3 ही आश्रम को मानता, तो वो नहीं चलेगा। सामान्य नियम सब पे लागू होंगे, बाध्यता है और व्यक्ति के अस्तित्व से बाहर है। जैसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाने वाली, उसका नाम है भगवत गीता, जानते हैं आप सब लोग। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म को तो मानता हूं लेकिन भगवत गीता को नहीं मान सकता, तो उस पर बाध्यता है, आपको मानना पड़ेगा वरना आप हिंदू नहीं हैं। या कोई व्यक्ति कहता है हिंदू धर्म की 4 पवित्र पुस्तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ऋग्वेद को तो मानूंगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को नहीं मानूंगा, बट मैं हिंदू हूं, तो चलेगा काम? बात समझ में आ रही है? तो आपको किताबी नहीं बनना है, आपको बात को समझना है। अब दूसरे क्यों का जवाब कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं धर्म की उत्पत्ति टोटम से हुई है। किससे? टोटम कहते हैं प्राचीन या आदिम या जनजातीय समाज कोई भी वस्तु को, चाहे जो जीवित हो, अजीवित हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, कोई भी और किसी भी जीवित वस्तु का एक पार्ट हो, उसको ईश्वर के रूप में और पवित्र के रूप में मान लेता है। जैसे मान लो कि कोई जनजाति भैंस को मानती है बहुत पवित्र, जैसे टोडा जनजाति। कोई जनजाति शेर के पूंछ को मानती है, कोई शेर के चेहरे को मानती है। अब जैसे अशोक स्तंभ में शेर का चेहरा है, कोई व्यक्ति गाय को पवित्र मान रहा है। ये सब जनजातीय समाज से आ रहा है इमाइल डर्कहाइम के अनुसार। कोई व्यक्ति कुत्ता को पवित्र मान रहा है और उसको अपना पूर्वज मानने लगा, उससे अपनी उत्पत्ति तलाशने लगा, इसको बोलते हैं टोटम। किसी भी जीवित वस्तु को या उसके अंग को वो पवित्र मानता है और बाकी चीजों को अपवित्र मानता है, सामान्य मानता है। इमाइल डर्कहाइम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति पवित्रता के कारण हुई है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो पवित्र है वो धर्म से जुड़ी हुई है। क्या है जो पवित्र है? वो जैसे धार्मिक पुस्तक भगवत गीता पवित्र मानी जाती है, कुरान शरीफ पवित्र मानी जाती है, बाइबल पवित्र मानी जाती है, और धर्म से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, भगवत गीता जहां पे रखा जाता है, जहां वेद रखा जाता है, जहां कुरान शरीफ रखा जाता है, जहां पे बाइबल रखा जाता है, यह पूजा स्थल या धार्मिक स्थल, वो सारी चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई है उसको पवित्र माना जाता है। तो वो सारी चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई नहीं है वो सामान्य या पवित्र माना जाता है। यानी उन्होंने 2 तरह से कैटेगरी किया। वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक पवित्र और एक। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि सारी पवित्र वस्तु धर्म से जुड़ी हुई है और हमने उसको पवित्र बना लिया और कहा कि यह धर्म है। और धर्म हम लोगों को यूनाइट करता है, एक सिंबॉलिक मीनिंग देता है और कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात करता है, सामूहिक चेतना की बात करता है। जैसे मान लो बोलते हैं भगवत गीता, तो हर व्यक्ति के दिमाग में है कि एक सामूहिक चेतना है, सबकी है भगवत गीता, और उससे सबका रिप्रेजेंटेटिव है, एक सामूहिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। सब लोगों का उस पर आस्था होता है, एक व्यक्ति का प्रतीक नहीं होता। इसलिए वो सोशल फैक्ट है। इंडिविजुअल फैक्ट जो है, जो सिर्फ हमारा है, सपोज हमारा बाल, हमने अलग अंदाज से एक बाल रखा,
या किसी व्यक्ति ने अलग अंदाज का एक शर्ट रखा, वो इंडिविजुअल फैक्ट है। लेकिन जब इंडिविजुअल फैक्ट पूरे सोसाइटी स्वीकार कर लेती है तो कलेक्टिव कंसेंसस आता है। भगवत गीता को पूरी सोसाइटी ने स्वीकार किया होगा, कुरान को पूरी सोसाइटी ने स्वीकार किया होगा, तो कलेक्टिव कंसेंसस, पूरा इस्लाम या पूरा हिंदू मान रहा है भगवत गीता को, पूरा इस्लाम मान रहा है कुरान को, पूरा ईसाई मान रहा है बाइबल को, तो कलेक्टिव कंसेंसस है, सबकी सोच की एक चेतना है, उसको प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ रही बात? तो धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? धर्म की उत्पत्ति टोटम से होती है, और इस फीलिंग से होती है कि पवित्रता और अपवित्रता की उसके अंदर एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है। समझ में आया? अब एक अलग के क्यों, धर्म की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत पड़ती, धर्म की क्यों जरूरत पड़ी, तो हमने आपको कई वर्ड दिए थे, वो आप याद रखें जीवन भर, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे सवाल का जवाब हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आप सिर्फ किसी भी टॉपिक पे इतना याद रखें, क्या, क्यों, कैसे, कहां, तो आपको वो टॉपिक कमांड हो जाएगा यहां। समझ आई बात? अगर आप लिखते रहेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे क्या, क्यों, कैसे, कहां। समझ आ रही बात? तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़े तो ये प्रश्न आपके पास रहना चाहिए, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट। अब आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है धर्म की, इस पे बात कर रहे हैं इमानुएल दुर्कheim। इमानुएल दुर्कheim प्रकारवादी भी है, इवोल्यूशनिस्ट भी है, उद्विकासवादी भी है। ठीक है, जैसे आप लोगों को ये जानना था, तो सामाजिक परिवर्तन में आप ये दिखाएंगे कि इमानुएल दुर्कheim एक इवोल्यूशनिस्ट है, उद्विकासवादी है, जो हम बता रहे हैं कैसे किसी भी विचारक को कहां से कहां आप ले जा सकते हैं, कैसे आप, जैसे एक पेपर आपका सपोज सामाजिक परिवर्तन के बारे में इमानुएल दुर्कheim की क्या सोच है, तो इमानुएल दुर्कheim एक उद्विकासी है। इमानुएल दुर्कheim एक लिनियर थ्योरी देते हैं। इमानुएल दुर्कheim कहते हैं सोसाइटी मैकेनिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लीजिए, ओरिजिन ऑफ, ये रिलीजन आप पढ़ ले, ओरिजिन ऑफ रिलीजन है, और उनकी इसमें भी तो उद्विकास बता रहे हैं कि टोटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आखिर फंक्शन क्या है, क्या फायदा है धर्म का? तो धर्म के फायदे गिनाते हुए हैरी एल्पर्ट हैं, हैरी एल्पर्ट ने इमानुएल दुर्कheim के सारे धर्म के प्रकार को 4 हिस्से में बांटा है, और कहा है कि जितने भी प्रकार हैं धर्म फायदा करता है सोसाइटी में। सबसे पहला उन्होंने कहा है डिसिप्लिन, अनुशासन लाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने गिनाया कोहेशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, संगठित करता है, यूनिटी आती है। वाइटलाइजेशन, तीसरा पॉइंट कहते हैं जीवनी शक्ति का संचार, मतलब एक प्रकार की शक्ति देता है आपको। जब आप निराश हैं, बहुत परेशान हैं, हालात बहुत खराब है, आपका बिजनेस लूट गया, आप पढ़ाई में फेल कर गए, अब आत्महत्या करने का मन कर रहा है, तो एक बार धर्म के आगोश में चले जाइए, ईश्वर को मान लीजिए, और भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बाइबल, कुरान की बात आप मान लीजिए, तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा हुआ है सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है, ये बात कहती है कुरान। तो तुम फेल हो गए, और कहते हैं ना पेशेंस जरूरी है, कीप पेशेंस, आप सब्र रखो, ऊपर वाला तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। पैदा हुए थे, क्या था तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं था, लेकिन उसने दिया, फिर ले लिया। किसने लिया? ईश्वर ने। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया उसका आधा तुमसे ले लिया, क्यों रो रहे हो? तुम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, और तुम्हारा मन बदल गया, और तुमको एक शक्ति मिली। हाँ भाई, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं बहुत गरीब आदमी था, सोचते हैं ना, जैसे धीरू भाई अंबानी बहुत गरीब व्यक्ति थे, और आज लाखों करोड़ है। अरे 5 लाख करोड़ डूब भी गया तो क्या जा रहा है, तो ताकत आ जाएगी। उसी तरह तुम जब कुछ भी नहीं थे, जिस दिन तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया भी नहीं था, आज तुम्हारे पास 12 लाख था, 8 लाख डूब गया, 4 लाख तो है। ये धार्मिक नजरिया है। जब तुम सोचोगे ईश्वर तुम्हारे साथ है, इतना तो दिया, उसी का दिया हुआ तो है। यही कहते हैं ना, एक धार्मिक व्यक्ति क्या कहते हैं? ईश्वर ने आपको दिया, ईश्वर ने आपको 10 लाख रुपया दिया और 5 लाख ले लिया, तो आपको क्यों लगता है लॉस हो गया? वो तो ले लिया, पूरा तो नहीं लिया ना, फिर भी 7 लाख तो है, तो क्यों माथा पटक रहे हो? सुसाइड करने का क्यों सोच रहे हो? सच्ची बात है कि नहीं?
तो इमाइल दरखान कहते हैं कि जीवनी शक्ति देता है, पावर देता है आपको धर्म। यूफोर्बिया एक और फंक्शन है, सुखद अनुभव। जब तुम धार्मिक कार्य करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत संतुष्टि होती है। तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम कितना भी फिजिकल एसेट्स जमा कर लो, कितनी कार, कितनी बंगले, कितनी भी गाड़ियां तुम्हारे पास हो, लेकिन धार्मिक कार्य करने के बाद एक जो संतोष मिलता है, एक सुखद अनुभव मिलता है, वो अद्वितीय होता है कि नहीं? तुम बहुत टेंशन में हो, तुमको सब लोगों ने दगा दिया है, ईश्वर तो है तुम्हारे साथ, ईश्वर तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है कि नहीं? वो तुम्हारा साथ तो हमेशा देता है। और भी बहुत सारे फंक्शन, आत्महत्या से बचाता है, मतलब गिनती अगर गिनाना शुरू करेंगे रिलीजन का, ये 4 एस्पेक्ट हैरी अल्पोर्ट बोलते हैं, लेकिन अनलिमिटेड फंक्शन है। आत्महत्या से बचाता है, सामाजिक नियंत्रण लाता है, अच्छी बातें सिखाता है धर्म आपको। धर्म कहता है अच्छा काम करो, बुरा काम ना करो। धर्म कहता है बड़ों की इज्जत करो। धर्म कहता है दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत करो। कहता है कि नहीं? दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म के लोगों की बेइज्जत करो। हर धर्म कहता है कि आप दूसरे धर्म के व्यक्ति की इज्जत करें। तो ये सारी चीजें, धर्म सारे अच्छे अच्छे चीजें आपको वैल्यू सिखाता है, मूल्य सिखाता है, अच्छा मानव बनना सीखे, ईमानदार होना सीखे। तो कितने पॉइंट हुए आपके? आप सारे पॉइंट को अपने मन से लिखेंगे, समझेंगे। ये क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं और बीएमए के एग्जाम में भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है क्या? आप जानते हैं फ्रांसीसी विचारक इमाइल दरखाइम, हम लोगों ने अगस्त कॉम्टे के सारे थ्योरीज पढ़े और क्या क्या सिद्धांत उन्होंने दिया। आज हम बात कर रहे हैं इमाइल दरखाइम की। तो सर्वप्रथम इमाइल दरखाइम कहाँ के थे, कौन बताएंगे? इमाइल दुर्खिम भी फ्रांस के थे। और फ्रांस के कौन थे? अगस्त कॉम्ट के स्वदेशी थे। इमाइल दुर्खिम की पैदाइश कब हुई थी? इमाइल दुर्खिम की पैदाइश कब हुई थी? अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी? 1857 में अगस्त कॉम्ट मर गए और 58 में इमाइल दरखाइम। देखिए क्या कंसिस्टेंसी है ऊपर वाले का। कहा कि अगस्त कॉम्ट ने अपना पूरा काम कर लिया, अब भाई दुर्खिम पैदा हो जाओ, आगे का काम मॉडर्न सोशियोलॉजी दुर्खिम का काम है। देखिए इमाइल अगस्त कॉम्ट ने क्या किया, एक बच्चा जिसको उसने पैदा किया उसका नाम था सोशियोलॉजी, ही इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बच्चा था ना सोशियोलॉजी उसका, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इस लायक के चलना फिरना आ जाए, नर्सरी तक पहुंचा दिया। समझ में आ रही बात? अब नर्सरी तक पहुंचा दिया तो सोशियोलॉजी हो गया यतीम। अब भैया सोशियोलॉजी हो गया यतीम, तो सोशियोलॉजी को एक पेरेंट मिला, एक गार्जियन मिला, इमाइल दरखाइम। समझ में आ रही बात? उस यतीम बच्चे को, उस बच्चे का नाम क्या है? सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी का पालन पोषण जवान किसने किया? इमाइल दुर्खिम ने। समझ में आ रही बात? तो सोशियोलॉजी को और ज्यादा साइंटिफिक किया, एडवांस किया, किसने? इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम कहते हैं समाज में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होता है। क्या कहते हैं? सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ही समाज है। तो आपको यह समझना होगा कि सामाजिक तथ्य क्या है। और इमाइल दरखाइम भी वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं। इमाइल दरखाइम ने वैज्ञानिक पद्धति में कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की बात इमाइल दरखाइम करते हैं। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और इसका एक कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी अपने आप में क्लासिफिकेशन हो जाता है जो साइंस का कैरेक्टर है। समझ में आ रही बात? और इमाइल दरखाइम ने कहा कि सोशियोलॉजी में जो स्टडी का कंटेंट है, स्टडी करने वाली चीज है, वो है सामाजिक तथ्य। अब सामाजिक तथ्य क्या है इमाइल दरखाइम उसके बारे में कहते हैं, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, है तो समाज की,
सही मानों में वो दिखती नहीं है, वस्तु नहीं है, पर वो फील करते हैं वस्तु जैसा। फील करते हैं जैसे सपोज के परिवार, विवाह। विवाह किधर है? विवाह को देखा है आपने? आप लोगों ने कभी विवाह देखा है? वो जो आप देख रहे हैं वो विवाह नहीं होता है, वो तो टेंट है। कल्चर को देखा है? कल्चर किधर है? सुसाइड को देखा है आपने? आत्महत्या, आत्महत्या को देखा है आपने? वो आत्महत्या नहीं है, वो तो व्यक्ति था। आत्महत्या किधर है? दिखता नहीं है ना। आप किस धर्म को मानते हैं? बोलिए, आप कोई धर्म मानते हैं ना? हाँ सर, हिंदू धर्म को। आप हिंदू धर्म को मानते हैं। आप बताइए हिंदू धर्म किधर है? आप दिखाइए हमको, किधर है? नहीं, आप, एक व्यक्ति हिंदू है, एक व्यक्ति मुस्लिम है। वो कह रहा है मैं मुस्लिम हूं और वो कह रहा है मैं हिंदू हूं। तुम अपना मुस्लिम दिखाओ और वो अपना हिंदू दिखाएंगे। दिखने वाला चीज है। अच्छा, आप ये बताइए आप किस जाति के हैं? कोई किस जाति का है? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई बोलता है ना कि हम वैश्य हैं, कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं। थोड़ा दिखाइए आप किधर हैं ब्राह्मण। दिखने वाली चीज है? पहली बार ऐसा फीलिंग आया है। ये दिखता नहीं है, ये फील कराया जाता है आपको। इट इज कॉल्ड इन टर्म ऑफ इमैल्डर खान के सोशल फैक्ट। आप उसको ऐसे महसूस करते हैं जैसे कोई वस्तु है। समझ में आ रही बात? जैसे बॉल है, जैसे पेन है, जैसे ये पेन है ना, पेन को आप जैसे महसूस कर रहे वैसे ही आप महसूस कर रहे धर्म, जाति, क्षेत्र, रीति रिवाज, संस्कृति। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। किधर है? हमें कोई दिखा दे भाई वो आश्रम। नहीं है ना। ये सारी चीजें, परिवार, विवाह, नातेदारी। आपका नातेदार किधर है? आप बोले ना नातेदारी, वो जो व्यक्ति दिखा रहे वो नातेदार नहीं, वो तो संतोष है। वो तो आपके रिलेशनशिप में है, क्योंकि रिलेशनशिप इनविजिबल है। पापा दिखते नहीं है, वो पापा तो आपके रिलेशनशिप में है। समझ में आ रही बात? कौन दिखता है? वो व्यक्ति, वो मनोज दिखता है, वो पापा नहीं दिखता। नहीं तो हर व्यक्ति उसको पापा बोलता। क्यों? वो जो दिखता है, वो जो भाई है आपका, वो सिर्फ आपको दिखता है कि आपका भाई है। वो भाई नहीं है, वो तो मनोज है, वो संतोष है, वो एक स्टूडेंट है। समझ में आ रही? क्योंकि ये रिलेशनशिप है, ये दिखता नहीं है, अमूर्त है। इमैल्डर खान कहते हैं कि जो भी सोशल फिनोमेना है, जो भी सामाजिक घटना है, तलाक, जो भी घटना, वो सब आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप महसूस ऐसे करते जैसे दिखता, वो आपके बीच में है जैसे आप दिखता है। और इमैल्डर खान कहते हैं कि इसके 3 कैरेक्टर होते हैं सामाजिक तत्व के। कितने कैरेक्टर होते हैं? 3 विशेषता होती है। पहली विशेषता सामान्यता, जनरलिटी। सबके लिए वो सामान्य होता है, सबके लिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे हिंदू धर्म आप भी मानते हैं और हिंदू धर्म को आप भी मानते हैं, तो आपके लिए कितना हिंदू धर्म है और इनके लिए कितना हिंदू धर्म है? दोनों के लिए सामान्य है। सपोज मान लो ये कलम है, ये आपकी नजर में क्या है? बताइए। व्हाट इज दिस? ये पेन है, और कोई कह सकता है कि ये पेन नहीं है, ये सुई है। तो इसका मतलब सबको एक जैसा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? तो उसी तरह कुरान, ये कुरान शरीफ है या भगवत गीता है। भगवत गीता आपके लिए जितना है उतना ही दूसरे व्यक्ति के लिए भी है। आपके लिए हिंदू धर्म में जितना है उतना ही दूसरे के लिए है। आपके लिए जितना इस्लाम धर्म है उतना ही। समझ रहे? अब एक चीज बताइए, श्री राम आपका ज्यादा है या इनका ज्यादा है?
बराबर है, सबका बराबर है। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज्यादा है या इनका ज्यादा है? सबके लिए बराबर है। उनकी जो बातें सबके लिए बराबर है, जनरल है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। अब कलम के उदाहरण पे मैं आता हूं। दूसरा कैरेक्टर है बाध्यता। बाध्यता, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, CONSTRAINT, दबाव। आपको दबाव है, उस बात को आपको मानना है जो श्री राम ने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे हम एक हिंदू हैं लेकिन हम 4 आश्रम को नहीं मानते, हम तो 3 ही आश्रम को मानेंगे। ऐसा आप कह सकते हैं? आप पे दबाव है, जब आप हिंदू हैं तो आपको 4 आश्रम मानना पड़ेगा। उसी तरह आप अगर एक मुसलमान हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है। समझ में आ रही बात? और वो एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर मुसलमान इसको मानता है कि अल्लाह एक है और कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी मैसेंजर है। ठीक है, उसी तरह एक हिंदू को यह मानना है कि हिंदू धार्मिक पुस्तक है भगवत गीता। दूसरा कहे कि नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। ऋग्वेद कितने हैं? ऋग्वेद एक है। वेद कितने हैं? 4 है। कोई कहे नहीं, मैं एक ही वेद को मानता हूं, ऋग्वेद को, चलेगा? बाध्यता है। अब ये बताइए, ये क्या है? पेन है। कोई ये कहे नहीं, सुई है, हम नहीं मानेंगे पेन को, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप उन्हें? आप कुछ तो कहेंगे ना। आप कहेंगे कि आपको मानना पड़ेगा, आप पागल हैं, ये पेन ही है, कहेंगे ना। तो ये आप पे बाध्यता है। इसका रंग कौन सा है? कोई कहे नहीं, पीला है, मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, मेरी मर्जी। वो गाना था ना। तो आपकी बाध्यता है, आपको मानना है। और तीसरा पॉइंट, बाह्यता, एक्सटेरियोरिटी। बाह्यता, एक्सटेरियोरिटी, ये जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, सबके लिए समान है, सब पे दबाव डालता है और किसी एक का नहीं है, सबके बाहर है, सबके बाहर की वस्तु है, सबके कंट्रोल से बाहर है, सबके कंट्रोल से। जैसे भगवत गीता किसी के कंट्रोल में नहीं है, सबके कंट्रोल से बाहर है, कोई उसमें परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे कुरान मजीद है, कोई इसमें परिवर्तन, सबके कंट्रोल से बाहर है। इसको कहते हैं सुपर ऑर्गेनिक, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो 3 विशेषता होती है सोशल फैक्ट की, सामाजिक तथ्य के इमाइल दरखान के अनुसार, सामान्यता, बाध्यता, बाह्यता। इन तीनों विशेषताओं के आधार पे समाज के अन्य तथ्यों को आप समझ सकते हैं कि वो सामाजिक तथ्य है अथवा नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अदर टॉपिक, और आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं एमाइल दरखाइम के डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे। एमाइल दरखाइम की पुस्तक का नाम है डी ला डिवीजन डू ट्रैवल। ये फ्रेंच भाषा की पुस्तक है। इसका हिंदी में, इंग्लिश में इसका अनुवाद है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में लिखी गई। ठीक है, आप सिर्फ सुनिए और समझिए और हमें रिस्पॉन्स कीजिए और बताइए कितना आपको समझ में आता है, और आप क्वेश्चन करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जैसा कि नाम से क्लियर है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन है क्या? विल यू टेल मी व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डोंट थिंक वट एवर यू हैव रिटन, क्या क्या उतारना है, लिखना है, इन सब पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है समझने पे। श्रम विभाजन क्या है? बोलिए। श्रम विभाजन का मतलब काम को बांट के करना। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया? एमाइल दरखाइम ने। ये क्वेश्चन नेट में भी आता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एमाइल दरखाइम की एक पुस्तक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमाइल दरखाइम ने, देखिए
आपके पास, आपको मैं एक चीज देता हूं, आप उसको हमेशा अपने पास रखेंगे तो आप एक सफल विद्यार्थी होंगे। कब, क्या, क्यों लिख सकते हैं। कब लिखिए, क्या, क्यों, कैसे, कहां। When, how, who, where, ये 6 प्रश्न हैं, ये 6 सवाल होते हैं। ठीक है, 6 तरह का है प्रश्न करने का तरीका। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो इस बात का ख्याल रखें, कब कहा गया, क्यों कहा गया, इसमें मामला आपका समझ में आ जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं अवलोकन क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं उपकल्पना क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, जैसे आप पढ़ते हैं अनुसूची क्या है, किया तो ठीक है। कब, क्यों, क्यों, अनुसूची क्यों। तो आप अपने दिमाग को खोलिए, कॉपी के पन्नों को मत खोलिए, यहां दिमाग के पन्नों को खोल के काम कीजिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि श्रम विभाजन की चर्चा एमाइल डर्कहाइम ने क्यों की। एमाइल डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की पढ़ाई क्यों की, क्यों बताया, उन्होंने वो पुस्तक क्यों लिखी। समझ में आ रही बात। अब इसका जवाब मैं ही आपको देता हूं, हालांकि सोचना तो आपको भी चाहिए, थोड़ा सोचिए। एमाइल डर्कहाइम जानना चाह रहे थे कि समाज में श्रम विभाजन से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और एमाइल डर्कहाइम जानना चाह रहे थे कि समाज में एकता कैसे बनी रहती है, यूनिटी। समझ रहे हैं आप देखिए कि एमाइल डर्कहाइम हर जगह सोशल कॉन्शसनेस, ग्रुप कॉन्शसनेस, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सामूहिक चेतना की बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आप देखिए सोशल फैक्ट के उसमें उन्होंने 3 कैरेक्टर बताए। क्या क्या, जनरलिटी, कॉन्स्टेंट एंड एक्सटेरियोरिटी, सामान्यता, बाध्यता और बाह्यता। ये किस बात को दर्शाता है, कोई एक चीज है वो सबके लिए एक है, सब उस पे मतैक है। हिंदू धर्म को लेके सबकी यूनिटी है, जितने भी हिंदू हैं। इस्लाम धर्म को लेके सबकी यूनिटी है। तो वो हमेशा इस बात पे फोकस कर रहे हैं एमाइल डर्कहाइम के श्रम विभाजन आया तो एकता टूटी तो नहीं, या एकता कहां से आई। एकता जो पहले थी, सब लोग मिलजुल के रहते थे ना, मामा मौसा चाचा आपस में, लेकिन जब शहर में चले गए श्रम विभाजन के कारण, इंडस्ट्री स्थापित हुई, तो यूनिटी जानने के लिए, तब यूनिटी है कि नहीं है, क्या है बात, इस बात को समझने के लिए, और यूनिटी आती कहां से, इस बात को समझने के लिए एमाइल डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर का स्टडी किया। अब सवाल ये पैदा होता है, एमाइल डर्कहाइम ने अपने पुस्तक में दूसरे भाग में ये बताने की कोशिश की कि आखिर श्रम विभाजन होता क्यों है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बताएंगे आप में से कोई, श्रम विभाजन होता क्यों है। देखिए, आप सोचिए, जब समाज में जनसंख्या कम होती है तो लोगों की आवश्यकताएं कम होती है। उसी तरह जैसे परिवार में, मान लो 2 व्यक्ति का परिवार है या 3 व्यक्ति का परिवार है, तो भाई एक आदमी आसानी से कुछ भी खाना बना लेगा और खा लेंगे, और 12 व्यक्ति का परिवार है तो वही व्यक्ति बनाएगा, वो कभी राजी होगा, कहेगा नहीं, मैं हमेशा रोटी नहीं बनाऊंगे, कोई सब्जी बनाए, कोई रोटी बनाए, फिर बारी बारी बनेगी, स्पेशलाइजेशन होगा, कोई रोटी बनाएगा, कोई सब्जी बनाएगा, कोई चाय बनाएगा। क्यों भाई, इतने व्यक्ति का अकेले एक व्यक्ति खाना हमेशा कैसे बनाएगा, और फिर बाकी तो बैठ के नहीं खाएगा। तो जैसे जनसंख्या बढ़ी, क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी।
आवश्यकता बढ़ी तो डिवीजन ऑफ लेबर आया, श्रम विभाजन आया। जरूरत पड़ी कि बांट करके सब लोग काम करें, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता था इतना काम, एक व्यक्ति इतना काम कर ही नहीं सकता था। तो फिर और डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको फैमिली से लेके सोसाइटी तक सोचो, थोड़ा बड़ा करके। तो सोसाइटी में क्या हुआ, पहले एक ही आदमी डॉक्टर था, इंजीनियर था, भाई प्रोफेशनल डॉक्टर तो था नहीं, डिग्री तो थी नहीं। अब वही जूता भी सी रहा है। अब किसी के पेट में दर्द हुआ तो भाई वही ये भी बता रहा है कि भाई पेट में दर्द की कौन दवा होगी। अब बारिश हो रही तो वो यही बता रहा है कि इस बारिश में कौन सा बीज लगेगा। वो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भी है। मैकेनिकल सॉलिडिरिटी में, यांत्रिक समाज में, उन्होंने श्रम विभाजन के आधार पर समाज को 2 हिस्से में बांटा। समाज के एक हिस्से में जिस जमाने में जनसंख्या कम थी, आवश्यकता कम थी, तो उसको उन्होंने यांत्रिक समाज कहा। मशीन की तरह सोसाइटी काम करता है। अब मशीन की तरह सोसाइटी कैसे काम करता है, ये मैंने पहले भी बताया है कि मशीन का पूरा पार्ट एक साथ काम करता है, तो पूरी फैमिली एक साथ काम करती है। जैसे बारिश हुई तो चलो भाई सब खेत में चलो, क्योंकि ना वहां डॉक्टर था, ना प्रोफेसर था, ना इंजीनियर था। जैसे अब शाम हो गया तो चलो भाई, अगर आपका खराब हो गया किसी भी मशीन का तो वो चलेगा नहीं। किसी व्यक्ति का सावयव का क्या होता है, व्यक्ति का एक आंख खराब है तो वो किताब पढ़ सकता है कि नहीं, पढ़ सकता है। एक पांव से टूटा हुआ है, वो चल सकता है कि नहीं, लाठी के सहारे चल सकता है। कोई भी मशीन लाठी के सहारे, आपके घर का मोटर खराब हो गया है, लाठी के सहारे चला सकते हैं आप। मशीन का ये फर्क, मशीन का एक चीज खराब हुआ तो पूरा मशीन काम करना। तो आप समझिए, अब फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। दुर्खिम क्या कहना चाहते हैं श्रम विभाजन में? दुर्खिम आपको यह बता रहे हैं श्रम विभाजन क्यों होता है, श्रम विभाजन मतलब कैसे सोसाइटी में हुआ, सोसाइटी का नेचर कैसे बदला, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक की तरफ श्रम विभाजन होने की वजह बताते हैं। उनको आखिर उन्होंने क्यों स्टडी किया, यूनिटी जानने के लिए। अब आपको थोड़ा सा इस बात को समझिए जो हमने बहुत फोकस किया था, सॉलिडिरिटी, यूनिटी। मैकेनिकल सॉलिडिरिटी वाली सोसाइटी में जहां श्रम विभाजन कम है, यूनिटी बनी रहती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है, सामूहिक चेतना होती है। और चाचा को अगर किसी ने कोई कुछ बोल दिया तो पूरा भतीजा आ गया, कितनी यूनिटी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना, बट वो कहते हैं आज की यूनिटी भी अलग है। आज है डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमको तोड़ता नहीं है, ये जोड़ता है। कैसे? आज आप डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, लेकिन तीनों एक दूसरे से आवश्यकता से जुड़े हुए। डॉक्टर को इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर को प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इंजीनियर को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए समाज में तनाव नहीं आएगा, यूनिटी बनी रहेगी, सब एक दूसरे का सम्मान। वहां तो सम्मान कर रहे थे सोसाइटी में क्योंकि सब लोग अपने थे। अब यहाँ तो स्पेशलाइजेशन हुआ, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो ऐसे तो तानाशाही आ जाती, लेकिन इंजीनियर साहब को डर है कि अगर मेरी तानाशाही आ गई तो इलाज कराने कहाँ जाऊंगा। अगर तो यूनिटी नहीं, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर में दुर्खिम कहना चाह रहा है कि इससे सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है। क्या बोलना चाह रहा है? सॉलिडरिटी बढ़ती है। अगर किसी को ये डर है कि आज के जमाने में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई और डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, तो लोग टूट गए हैं, ये एक गलत फहमी है। इसी बात को साबित करने के लिए इमाइल दरख्याम कह रहे हैं कि यूनिटी बढ़ी है, यूनिटी घटी नहीं है। अब बात समझ में आई? ये था। लेकिन इमाइल दरख्याम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, एक होता है एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, असाधारण। अब मान लो नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और बहुत ज्यादा पिक पे स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे फिर सोसाइटी एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात करते हैं। लोग नियम विहीन हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते, बहुत अलग हो जाते और बहुत ज्यादा एनोमिक हो जाते हैं, नियम को नहीं मानते।
कई बार सुसाइड करने का भी मौका आ जाता है, बहुत स्पेशल है वो, तो वो समाज से कट गए, ठीक है, तो समाज से खुद ही जुड़ नहीं पा रहे, एक्सट्रीम पे जाकर के ऐसी बात करते हैं। यही वजह है कि दुर्खिम भी सुसाइड की भी बात करते हैं। सुसाइड भी उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक किताब का नाम है ली सुसाइड। बहरहाल वो मैं दूसरे दिन चर्चा, लोग बात कर रहे हैं सोशल फैक्ट की। इमाइल दरखाइम का एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक तत्व, ठीक है। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि समाज शास्त्र में हम लोग सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? और सामाजिक तथ्य कहते हैं वो एक वस्तु की तरह काम करते हैं। हालांकि समाज में कोई भी, समाज में चूंकि आप व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, आप रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। तो व्हाट इज सोशोलॉजी? इट स्टडी अबाउट द सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं, बिहेवियर का स्टडी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं सोशल फैक्ट का स्टडी करते हैं और इन बिहेवियर को हम लोग महसूस करते हैं वस्तु की तरह। ये कहते हैं इमाइल दरखाइम। और कहते हैं सोशल फैक्ट की 3 विशेषता है। अब कैसे वस्तु की तरह महसूस करते हैं? जैसे सपोज के आत्महत्या है, तो आत्महत्या है क्या? इतना मशहूर है किधर, कहाँ है? दिखने वाली चीज तो नहीं है ना। जैसे मान लिया डाइवोर्स है, दिस इज सोशल फैक्ट। तलाक, तो किधर है तलाक? तो तलाक को ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे कोई सामान है। जैसे विवाह, तो किधर है विवाह? तो विवाह जो है एक सामाजिक तत्व, एक वस्तु की तरह आप उसको देख रहे हैं, लेकिन दिखने वाली चीज नहीं है, महसूस कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो वो कहते हैं आगे कि सामाजिक तथ्य की 3 विशेषता है। कितनी विशेषता है? कहते हैं सामाजिक तथ्य की 3 विशेषता होती है। समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्य का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? इमाइल दरखाइम, वो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। और 3 विशेषता कौन कौन है? मुख्य रूप से 3 विशेषताओं की चर्चा की है। सबसे पहली विशेषता वो कहते हैं जेनरलिटी, सामान्यता। और दूसरी विशेषता कहते हैं बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट, आप प्रेशर कह सकते हैं। और तीसरी विशेषता कहते हैं दबाव, एक्सटेरियोरिटी, बाह्यता। तो पहली विशेषता हो गई सामान्यता, दूसरी विशेषता हो गई बाध्यता और तीसरी विशेषता हो गई बाह्यता, एक्सटेरियोरिटी। बाध्यता को ही दबाव कहते हैं। और तीसरी विशेषता हो गई बाह्यता, यानी अब इसका मतलब समझिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेरियोरिटी। जनरलिटी, कांस्टेंट मतलब प्रेशर, और एक्सटेरियोरिटी। जनरलिटी का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक तथ्य जो है सबके लिए एक होता है। अब जैसे सपोज आत्महत्या का ही उदाहरण ले, तो आत्महत्या जितना तुम्हारे लिए है उतना ही उसके लिए है। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या कोई सुनील का खास है या मनोज का विदेशी है। आत्महत्या सबके लिए बराबर है। अगर क्लास में 4 विद्यार्थी फेल हुए, लेकिन आत्महत्या एक ने किया, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित सबने बराबर किया। आत्महत्या अपना दबाव और आत्महत्या सामान्य रूप से सबको प्रभावित करता है, यानी सबके लिए एक समान है। अब जैसे एक चीज है, सपोज के भगवत गीता है या कुरान है, तो भगवत गीता हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है। ये सभी हिंदू के लिए तो समान है ना, कि किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है। अब सब बात समझ में आई? तो सामाजिक तथ्य सबके लिए बराबर होता है, यानी सबके लिए सामान्य होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे ये क्या है? स्टेपलर है ना। अब ये स्टेपलर सबके लिए समान है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा स्टेपलर है, किसी के लिए कम स्टेपलर है। तो उसी तरह सबके लिए, अगर हिंदू धर्म में भगवत गीता पवित्र है, तो सारे हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह कुरान शरीफ सभी मुसलमानों के लिए सामान्य है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए खास है, किसी के लिए आम है। तो सामान्यता का मतलब सामाजिक तत्व सबके लिए सामान्य होता है, जनरल होता है।
अब जैसे विवाह, और विवाह करने में या विवाह जितना आपका है उतना ही उनका है। ऐसा नहीं कि विवाह आपका तो है, उनका अलग टाइप का विवाह है, सबके लिए सामान्य है। अब बात समझ में आई। और दूसरी विशेषता क्या है? बाध्यता। बाध्यता का मतलब दबाव, कांस्टेंट। अब ये सोशल फैक्ट जो होते हैं, सामाजिक तथ्य है, वो सब पे बराबर दबाव डालता है, दबाव भी डालता है। अब चलो मैं उदाहरण आत्महत्या से लिया, तो आत्महत्या अगर 4 विद्यार्थी फेल होते हैं तो चारों पे दबाव डालता है आत्महत्या। समझ में आई बात? अगर आप टेंशन में हैं तो आत्महत्या समान रूप से हर व्यक्ति को उतना ही दबाव डालता है। आप पे दबाव है सामाजिक तथ्य का, आप पे दबाव है कि भगवत गीता को आप महत्व दें एज ए हिंदू। दबाव है कि नहीं? अगर मान लिया आप कहते हैं कि नहीं मैं हिंदू हूं लेकिन भगवत गीता को नहीं मानता हूं, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो दबाव है। उसी तरह अगर कोई कहे कि हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान को नहीं मानते, तो चलेगा? नहीं चलेगा। यानी सारे मुसलमान के लिए कुरान बराबर भी है और दबाव भी डालता है कि कुरान को कुरान समझिए, पढ़िए और समझिए और उस पर चलिए। मेरी बात समझ में आ गई? तो सोशल फैक्ट जो है सबके लिए बराबर है। अब बताओ, विवाह सबके लिए बराबर है, परिवार सबके लिए बराबर है, नातेदारी सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मौसा मौसा और उनका मौसा छोटा वाला, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबका मौसा एक ही जैसा होगा ना। मतलब सामाजिक तथ्य का मतलब समाज में जो चीजें पाई जाती है सबको एक जैसा दबाव डालती है और एक जैसा होती है। अब तीसरा कैरेक्टर है बाह्यता, एक्सटेरियोरिटी। एक्सटेरियोरिटी का मतलब कि ये जो सामाजिक वस्तु है, सामाजिक तथ्य है, वो आपके बस में नहीं होता, आपके बस से बाहर होता है। वो स्वतंत्र होता है। अब ये बताओ, कोई ये कहे नहीं आत्महत्या मेरा है। आत्महत्या किसका है? आत्महत्या पूरे समाज का है। अब ऐसा तो नहीं है कि आत्महत्या उस घर के इर्द गिर्द ही रहता है और आत्महत्या उसी घर के लोगों को पकड़ेगा। आत्महत्या एक सामाजिक वस्तु है, एक सामाजिक तथ्य है, और आत्महत्या किसी का नहीं है, हर आदमी के बस से बाहर की चीज है। आत्महत्या सामान्य सबके लिए, दबाव भी डालता है और सबके बस से बाहर है, उसका अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह जैसे मान ले भगवत गीता, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो भगवत गीता सामान्य भी है सबके लिए, जनरल है, और सब पे प्रेशर डालता है कि आप उसको नियम को फॉलो करें, और साथ साथ में सबके बस से बाहर है। अगर कोई ये कहे नहीं ये मेरा भगवत गीता है, मैं इसको चेंज कर दूंगा 5 पेज, तो होगा? तो आपके घर में भगवत गीता होते हुए भी आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो आपके बस से बाहर है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उसी तरह कुरान है, मान लिया कुरान शरीफ है या बाइबल है, अगर कोई चाहता है कुरान में कुछ तब्दीली कर दे, परिवर्तन कर दे, तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामाजिक तथ्य है, उसके बस से बाहर की चीज है, वो स्वतंत्र है कुरान अपने आप में। वो कुरान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी का होता है और उसका अपना अस्तित्व होता है। तो उसी तरह कोई भी सामाजिक वस्तु, जैसे विवाह है, नातेदारी है, धर्म है। अब मान लो धर्म के कुछ पार्ट हैं, मंदिर है, मस्जिद है, अब इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। जैसा है मंदिर का अपना अस्तित्व है, अपनी स्वतंत्रता है। समझ में आई बात? तो जितनी भी सामाजिक वस्तु है उसमें सामान्यता पाई जाती है, बाध्यता पाई जाती है। बाध्यता का मतलब वो दबाव भी डालता है और साथ साथ में वो आपके अस्तित्व से बाहर है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। जैसे जाति, आप जिस जाति में हैं आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जाति को तो चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं, आज से कहेंगे सपोज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे आता है। आज से मैंने बोल दिया कि हम क्षत्रिय हैं तो सबसे नंबर 1 पे रहेंगे, तो होगा? अगर क्षत्रिय का दूसरे पायदान पे स्थान है, समाज ने दिया है, तो क्षत्रिय जाति को आप प्रथम स्थान पे नहीं ला सकते। यही सामाजिक तथ्य है, ये दबाव है आप पे।
जैसा है वैसे ही रूप में आपको मानना है। आप क्षत्रिय पैदा हुए तो सब क्षत्रिय समान है, ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं और आप पे दबाव है कि क्षत्रिय माने। आप क्षत्रिय पैदा हो गए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम पंडित हैं फिर भी, तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में, सामाजिक वस्तु के बारे में आप विश्लेषण करते हैं, कर सकते हैं इमाइल डर्कहाइम के अंदाज में। तो इमाइल डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य की 3 विशेषता है। कौन कौन? सामान्यता, बाध्यता और बाह्यता। और जिस तथ्य में सामाजिक तथ्य में ये 3 विशेषता होगी वो सामाजिक तथ्य होगा। अब एक और उदाहरण से मैं बताऊं कि मान लीजिए ये स्टेपलर है, तो स्टेपलर सबके लिए समान है और सब पे दबाव है कि आप इसको स्टेपलर ही कहिए। कोई और कहेगा कि नहीं मैं इसे तलवार कहता हूं या मोबाइल कहता हूं, तो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो स्टेपलर कहने के लिए, और स्टेपलर किसी का है, आपका होते हुए भी आप इसका नाम पेन नहीं रख सकते। आप पे दबाव है और आपके अस्तित्व से बाहर है, समझने के लिए था। तो ये था कुल मिलाकर के सामाजिक तत्व का कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू। इमाइल डर्कहाइम की बात करेंगे। इमाइल डर्कहाइम अगस्ट कॉम्ट के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1858 में पैदा हुए, जैसा कि बताया 1857 में दुर्खिम अगस्ट कॉम्ट की मौत होती है। 1858 में फ्रांस में, स्वदेशी हैं अगस्ट कॉम्ट के, 1917 में इनकी मृत्यु होती है। और इन्होंने समाज में कंपैरेटिव मेथड की बात की, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कंपैरेटिव मेथड, नेट में आता है, किसने किया, इसको आप लिख लेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन की बात किसने की, और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इन्होंने काम किस किस पे किया? डिवीज़न ऑफ लेबर पे काम किया। इनकी थ्योरी है समाज में श्रम विभाजन। इनका कहना है समाज में श्रम, समाजशास्त्रीय पद्धति, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इन्होंने किताब लिखी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसमें देख रहे हैं। उन्होंने सुसाइड पे काम किया, आत्महत्या पे काम किया, और एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पे काम किया। धर्म पे भी इन्होंने, इनकी पुस्तक का भी नाम है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। और सामाजिक तथ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इमाइल डर्कहाइम का जो काम की बात है वो ये है, सामाजिक तथ्य की बात करते हैं और वो बात करते हैं रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में। इनकी किताब, ये भी आता है क्वेश्चन किस किताब में बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में लिखी। सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट कर लीजिए नेट में। 1895 में रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, 1897 में सुसाइड, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो इनका कहना है कि हर सामाजिक तथ्य का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। सीधी सी बात है, किसका अध्ययन होता है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य का अध्ययन होता है। और वो कहते हैं सामाजिक तथ्य जो है ना एक वस्तु की तरह, जिस तरह हम देखते हैं, महसूस करते हैं किसी वस्तु को, किताब को, पेन को महसूस करते हैं, उसी तरह हम महसूस करते हैं धर्म को। उसी तरह धर्म दिखने वाली चीज़ है, बताइए? नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं। उसी तरह परिवार को महसूस करते हैं, नातेदारी को महसूस करते हैं, संस्थाओं को महसूस करते हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषता, 3 विशेषता उन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। लेकिन एक्सटेरियोरिटी यानी सामाजिक तथ्य किसी भी व्यक्ति से बाहर है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है, उस व्यक्ति से बाहर है, यानी सामूहिक चेतना का प्रतीक है, यानी हर व्यक्ति का है। अब मान लिया कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदू धर्म में परिवर्तन हो जाए, तो नहीं हो सकता। अगर कोई ये कह सकता है कि हिंदू धर्म में आश्रम 4 हैं, अब मान लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई कहे नहीं हम 3 ही मानेंगे, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके योग्यता के बाहर है। सामाजिक तथ्य है वो। सामाजिक तथ्य एक्सटीरियर कैरेक्टर होता है। ये क्वेश्चन आता है नेट में। और बाध्यता होती है, आपको मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में जो 4 आश्रम हैं वो है, वो आपको मानना पड़ेगा। आप तो कहने से नहीं होगा, ये आप पे दबाव भी है। तो ये बाध्यता का मतलब दबाव। ये सारे कैरेक्टर एग्ज़ाम में आते हैं, यूजीसी नेट में भी आते हैं। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष बाध्यता भी होती है और डायरेक्ट बाध्यता भी होती है। एक तो डायरेक्ट डंडा लेके खड़ा हुआ है पुलिस कि आपको ऐसे करना है, आपके ना मानने से नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर इसमें नहीं दिया है, सामान्यता, जो आप लिख लीजिएगा। तीसरा कैरेक्टर है जनरलिटी।
सामान्यता का मतलब हुआ हर व्यक्ति के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म आपके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, इस्लाम जो है ना आपके लिए अलग है, एक अल्लाह आपके लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। सामाजिक तत्व के प्रकार की भी चर्चा करते हैं। एक तो कहते हैं सामाजिक तत्व सामान्य सामाजिक तत्व है, आप ऐसे याद कर लेंगे। सामाजिक तत्व उन सामाजिक घटनाओं से जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त के अनुरूप होती है, ठीक है। और एक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक वही है, जाहिर सी बात है, सामाजिक तत्व जितने भी प्रकार होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वही होगी। जनरलिटी सामान्यता, सर्टेन रेट निश्चित दर होती है, संगठनकारी शक्ति, विशिष्टता भी होती है, उपयोगिता भी होती है इसके कैरेक्टर, और ये सारी चीज़ें इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव मेथडोलॉजी की बात, प्रत्यक्षवादी कार्य पद्धति। पॉजिटिव मेथडोलॉजी, जितने भी अगस्ट कॉम्ट और दुर्खिम, इन सब लोगों ने पॉजिटिव मेथडोलॉजी की बात की। पॉजिटिव मेथडोलॉजी की बात की रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, यानी साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, यानी कॉम्पेरेटिव मेथड की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि कंपैरेटिव मेथड क्या है एक्चुअली, अगर आप बारीकी से देखें तो तुलनात्मक पद्धति की बात अगस्ट कॉम्ट ने भी की है, दुर्खिम ने भी की है। तुलनात्मक पद्धति क्या है? क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जनरलाइजेशन है, साइंस का कैरेक्टर होता है। तो ये देखिए दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत नियम देखिए, सामाजिक तत्वों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाना, यानी सामाजिक तत्व एक वस्तु के रूप में देखना, और परसेप्शन ऑफ इरेडिकेटेड, भावनाओं का उन्मूलन, इसमें भावना नहीं होगा, ठीक है, भावना नहीं। बाह्य विशेषताओं की परिभाषा करना, सामाजिक तत्व व्यक्तिगत तत्वों से स्वतंत्र है, जो हमने आपको बताया है। तत्वों का वर्गीकरण, कारण तथा प्रकार की खोज करना, सामूहिक प्रतिनिधान। दुर्खिम कहते हैं कि ये जो सामाजिक तत्व है ना, वो सामूहिक प्रतिनिधान है, सब लोग उसको प्रतिनिधित्व, वह सब लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे समाज की अवधारणा होती है। किसी समाज के सामान्य व्यक्तियों में पाए जाने वाले विश्वास, भावनाओं और जो सामान्य चेतना होती है उसी को सामूहिक चेतना कहते हैं। जैसे मान लो धर्म के बारे में, जो सब लोगों की जो चेतना होती है, सब लोगों का एक विश्वास होता है, वो सामूहिक चेतना हुआ, ठीक है। और दुर्खिम ने श्रम विभाजन के आधार पर दो तरह के समाज की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये जरूर याद रखिए। अब मैंने आपको बताया 1893 में ये किताब लिखी गई है, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। यांत्रिक समाज एक सरल समाज है और सावयवी समाज जटिल समाज है। बात किसकी करते हैं इसमें? सामाजिक एकता की। यांत्रिक समाज में सामाजिक एकता बनी रहती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सामूहिक चेतना के आधार पे, ठीक है। और सावयवी समाज में कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के आधार पे, सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। ये आपको याद रखना होगा। देखिए, और रिप्रेसिव लॉ होता है उसमें, क्या कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडिटी में, और उसमें होता है रेस्टिट्यूटिव लॉ। इसको जरूर याद रखें। प्रतिकारी कानून, जैसे को तैसा यहाँ था, और यहाँ है क्षतिपूर्ति का कानून। यांत्रिक समाज सरल समाज है, इसमें जटिलता नहीं होती, जनसंख्या कम होती है, और टीट फॉर टैट का नियम है जो अभी बताया है, रिप्रेसिव लॉ है, दमनकारी कानून है। अब इसको देख लीजिए, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। समरूप व्यक्तियों का समाज, समान संवेग तथा मूल्य, समान तथा एकीकृत समाज, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सामान्य विचार तथा प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व और एकता में विपरीत संबंध, सामूहिक चेतना की दृढ़ता, दमनकारी सामाजिक नियंत्रण, जो अभी हमने बताया है, दमनकारी सामाजिक नियंत्रण। उसके बाद सावयवी समाज की विशेषता जस्ट इसके उल्टे है, ठीक है। सावयवी समाज देखिए, यहाँ पे सावयवी के बाद हर्बर्ट स्पेंसर भी करते हैं, कॉम्ट भी करते हैं, वही चीज़ दुर्खिम भी प्रभावित है, डार्विन से भी, हर्बर्ट स्पेंसर से भी, ठीक है। ये आधुनिक समाज की विशेषता है। इसको आप समझिए क्या क्या है इसमें। व्यक्तियों के बीच विभेद में वृद्धि बढ़ी, श्रम विभाजन बढ़ा, श्रम विभाजन बढ़ेगा तो विशेषीकरण बढ़ा, विशेषीकरण देखिए आ गया, विशेषीकरण बढ़ा, और विशेषीकरण के बाद व्यक्तिवादिता बढ़ेगी, पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी, सामूहिक चेतना में कमी आएगी, जाहिर सी बात है, जटिल संरचना बन गया, औद्योगिक गतिविधियों की प्रधानता हो गई इस समाज में। इन सारे पॉइंट को आपको याद। क्षतिपूर्ति, ये आता है क्वेश्चन, रेस्टिट्यूटिव लॉ, क्षतिपूर्ति सामाजिक नियंत्रण होता है। क्षतिपूर्ति का नियम है, मतलब आँख के बदले आँख नहीं है, आँख निकालिएगा तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा।
और इस तरह से यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर है। जो अंतर आपको मैंने बताया है वही सेम अंतर है। डिवीज़न ऑफ लेबर भी वही चीज़ है जो अभी आपने श्रम विभाजन 1893 में लिखी गई, और इसमें ही यांत्रिक एकता मतलब और सावयवी एकता की बात होती है। डिवीज़न ऑफ लेबर का आधार क्या है, जो वे स्टडी करते हैं जनसंख्या, भौतिक घनत्व, बोलते हैं जनसंख्या पे आधारित है। जनसंख्या बढ़ेगी तो समाज का आकार बढ़ेगा, नैतिक घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और विशेषीकरण बढ़ेगा। वही बातें जो आपने श्रम विभाजन में पढ़ी है, यांत्रिक एकता और कंपटीशन बढ़ेगा भाई। ये जब आप यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कार्य का महत्व बढ़ेगा, पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी, कोऑपरेशन भी बढ़ता है, सहयोग भी ज़रूरी है, व्यक्तिवाद भी बढ़ेगा, और वर्ग संघर्ष भी बढ़ता है जब समाज में व्यापक होता है। तो ये रहा। और एक आखिरी सिद्धांत है उनका, आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम अपनी पुस्तक मैंने बताया ली सोसाइटी में आत्महत्या की बात करते हैं, 1897 में ये छपी थी। आत्महत्या को दुर्खिम एक सोशल फैक्ट के रूप में मानते हैं। सामाजिक तथ्य की 3 विशेषता है, सामान्यता, बाह्यता और बाध्यता। तो ये आत्महत्या कहते हैं कि आत्महत्या जो है ना सामूहिक चेतना की वजह से होता है, आत्महत्या समाज की वजह से होता है, आत्महत्या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं होता, व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर नहीं करता है, वो समाज की इच्छा पे समाज दबाव डालता है। तो आत्महत्या को इन्होंने 3 हिस्से में बांटा। ईगोइस्टिक में आदमी जो ना अकेला फील करने लगता है, अकेला हो जाता है, समाज से लगाव कम हो जाता है। जैसे मान लो प्रेम में सफल हो गया तो भाई उसको फीलिंग आ रही कि लोग हमारे दुश्मन हैं और अकेले रहने लगता है। प्रार्थवादी आत्महत्या जस्ट इसका उल्टा है, इसमें आदमी समाज से एकदम जुड़ जाता है और समाज के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इतना अंदर जुड़ा रहता है, उस चक्कर में आत्महत्या करते हैं। जैसे हमारी आर्मी मान लो जान रही है कि मरना है, फिर भी सामने जाता है लड़ने, इसको दुर्खिम इसका उदाहरण देते हैं। उसके बाद एनोमिक सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस आ जाता है, कानून भंग कर देता है, किसी भी बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। और एक है धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। धर्म को भी दुर्खिम जो है ना सामाजिक तत्व के रूप में लेते हैं, और वो कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक तत्व है, इसकी 3 विशेषता है, सामान्यता, बाध्यता, बाह्यता। और इससे पूर्व जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको मैक्स मूलर के सिद्धांत, टायलर के सिद्धांत, सबको, फ्रेजर के सिद्धांत, सबका वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक तत्व है और इसका सामाजिक तत्व के आधार पर ही व्याख्या होना चाहिए। और वो कहते हैं कि धर्म के कुछ प्रकार हैं, धर्म अनुशासन, और ये कहते हैं टोटम से धर्म का विकास हुआ है। टोटम कोई एक वस्तु हो सकता है किसी भी तरह की, जीवित भी निर्जीव भी। और कहते हैं कि ये था कुल मिलाकर के, कहते हैं कि धर्म जिसे अनुशासन आता है, एकता आता है, लोगों में सुखद अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल रहा दुर्खिम का कुल मिलाकर के ये रहा, डिसिप्लिन, कोहेशन, वाइटलाइजेशन, सुखद अनुभव, यूफोर्बिया, जीवनी शक्ति का संचार, अच्छा फील होता है, ये बोलते हैं दुर्खिम। थैंक यू।